जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत माने तो एक मजाक बनकर रह गया। मजाक इस वजह से कि एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पोजीशन के लिए अगर आपको लगना है तो अलग अलग तरीके हैं। यानी कि अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो टीचिंग फील्ड में जाने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप एकेडमिक अरेंजमेंट से आ सकते हैं, आप पीएससी के थ्रू आ सकते हैं, आप जो है वो रहबरे तालीम लगकर, क्योंकि आप अपने इलाके के सबसे पढ़े लिखे हैं, उस तरीके से अगर आप आ सकते हैं। और अलग अलग तरीकों से आप टीचिंग फील्ड में आ तो जरूर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सरकारी मुलाजमत को लेकर एक चीज जो सबसे ज्यादा युवाओं को आकर्षित करती है वो थी जॉब सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को मिला कि आप सरकारी नौकरी में आए, उसके बावजूद भी जॉब सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। वो इस वजह से क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब बहुत सारे केंद्र के कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, उस समय कई सारे बदलाव देखने को मिले। एक बदलाव उसमें से ये था कि जो 10+2 लेक्चर्स एकेडमिक अरेंजमेंट के थ्रू लगाए गए थे उन सभी को निकाल दिया गया। अब उसके बाद क्या कुछ हुआ और ये कितनी तादाद थी इन लेक्चर्स की और आजकल वो क्या कर रहे हैं, ये सब उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ मोहम्मद जहीर हैं जो कि मेंढर के रहने वाले हैं। ये भी इसी तरीके से 10+2 लेक्चर लगे थे। आज इनसे जानते हैं कि आज क्या ये टीचिंग फील्ड में ही काम कर रहे हैं या कुछ और। मुझे बताएं कि टीचिंग फील्ड अब छोड़े हुए आपको कितना समय हो गया? मुझे समय हो गया 4-5 साल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का वेलकम करता हूँ। मुझे छोड़े हुए 3-4 साल हो गए। 2019 से बाद ऐसे ही बैठे हैं फिलहाल, कोई काम वगैरह कुछ नहीं है। सर्विस को कितना समय हो गया था तब तक जब 2019 में आपको निकाला गया? मैं 2006 से अपॉइंटेड हूँ, 2019 तक कंटिन्यू रहा हूँ। 13 साल मतलब आप कंटिन्यू रहा एज ए सरकारी मुलाजिम काम कर रहे थे? कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स कंटिन्यू रहा हूँ। जी हाँ। लेकिन उसके बाद मुझे बताएं कि जेएनके में तो बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिला कि आरईटी थे, वो भी जो है एक समय के लिए लगे थे, लेकिन उसके बाद वो भी रेगुलराइज हो गए। अन्य कई सारे सरकारी मुलाजिम थे जो छोटे समय के लिए लगे थे, कॉन्ट्रैक्चुअल लगे थे, बाद में रेगुलराइज हो गए। आपके केस में परेशानी कहाँ आई कि आपने 13 साल सर्विस में दे दिए, उसके बावजूद भी रेगुलराइजेशन हुई नहीं और आज आप फील्ड से बाहर हैं? सबसे पहले तो जब हम इनके पास जाते थे, एक क्वेश्चन का ये हुआ करता था कि एज ए गेस्टेड कैडर की पोस्ट है, इस पे आप रेगुलाइज नहीं हो सकते हैं। लेकिन नंबर 1 पे वहाँ पे ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता था जब वो जो 2010 में प्रोविजनल एक्ट बनाया गया था, उस प्रोविजनल एक्ट में ये क्लियरेंस किया गया था कि एज ए 7 years कंप्लीटेड विल बी रेगुलाइजेशंस, कि ये जो बंदा 7 साल कंटिन्यू सर्विस करेगा एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल, वो 7 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा। ये गवर्नमेंट एक प्रोविजनल बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है। लेकिन जब भी वो लॉ हम किसी के पास अप्रूव करते थे, वो इस लॉ को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, कोई बात करके इंटरेस्ट नहीं लेता था। मेन क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई भी किसी किस्म की कोई फाइल आगे पुटअप करते थे, वो हमें कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस के कंसिडर ही नहीं करते थे कि भाई नहीं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, आप अकेडमिक हो। 2003 में एक ऑर्डर निकला था कि ये 3 साल जो अकेडमिक लगेगा वो 3 साल के बाद एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल माना जाएगा। जो कंटिन्यू 3 साल सर्विस करेगा वो एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल माना जाएगा। लेकिन जब उसके 7 साल कंटिन्यू हो जाएंगे, वो रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन एकेडमिक अरेंजमेंट की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल की बात की जाए, जाहिर सी बात है जिस समय कोई पोजीशन निकलती है उसी टाइम टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाती है कि भाई आप इतने लोग लगाए जा रहे हैं, इतने समय के लिए लगाए जा रहे हैं। उसके बाद आपको एक एफिडेविट भी देनी पड़ती है कि हम कोई परमानेंट पोजीशन के लिए कोई क्लेम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो वो सारी फॉर्मेलिटी आपके केस में भी पूरी हुई? हाँ, पूरी है। तो फिर 13 साल आपको सर्विस में कैसे हो गए, ये समझने वाली बात है। यही तो सबसे हमारे पास जब हमने पूरी फाइल्स कलेक्ट करके जो स्कूलों में से हमें एक्सपीरियंस मिले हैं, जिस स्कूल से हमने काम किया है, उन स्कूलों में हमें पूरा कब से सेशन स्टार्ट हुआ और कब से क्लोज हुआ है, वो स्कूल से बाकायदा हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैटर करता कि इसकी और सैलरी आपकी लगातार आ रही थी? सरल अकाउंट में लगातार आती है। हमारे पास ड्राइवर स्टेटमेंट्स है, हमने वो भी कलेक्ट करके रखी कि हमने कितने ड्राइवर्स के तहत सैलरी ली है। तो हर साल, यानी कि जैसा कि होता भी आया है जेएनके में, हर साल आपको एक्सटेंशन दे दी जाती थी? हर साल एक्सटेंशन देती थी। कभी ये बीच में रिटर्न भी हुआ, 2014-15 में रिटर्न भी हुआ, रिटर्न भी क्वालिफाई किया हमने, वो भी हमने क्वालिफाई किया। 2014 में रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद वो रिटर्न इसी टेम्परेरी पोजीशन के लिए ही था? हाँ, सेम टेम्परेरी पोजीशन के लिए। तो मुझे बताएं कि आपकी तरह जितने सारे मुलाजिम ये जो हैं 2006 में लगे थे, वही कंटिन्यू करते रहे यार 2019 तक, या बीच में ऐसा हुआ कि आधे चले गए, आधे नए आए? जाता रहा, कोई बीच में कहीं से मिसप्लेस होता था, उसकी जगह कोई डीपीसी वाला आ गया या पीएससी वाला आ गया, पोस्ट कोई वैकेंट नहीं बची, फिर वहां पे वो तो चला गया, वो निकल गया बाहर। और आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग बिल्कुल उसी तरीके से होती थी जैसे बाकी टीचर्स? सेम थिंग। जैसे मैं एक स्कूल में 4-4 साल रहा हूँ, 5-5 साल रहा हूँ।
लेकिन इस दौरान आपने कभी कोशिश नहीं की कि जब कोई परमानेंट पोजीशन निकलती उसके लिए आप अप्लाई करते, आप भी जो है परमानेंट हो जाते उस तरीके से? 2 बार कोशिश की, लेकिन घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि टाइम भी तो चाहिए पढ़ने के लिए। अगर फार फ्लॉन्ग एरियाज में आप घर से, अगर आज घर से निकलना है, स्कूल के लिए जाना है, 5 दिन के बाद वापस आना है घर, खुद एस्टिमेट लगा लिए कहाँ पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो अपनी 13 साल इस सर्विस को देने के बाद अब आप क्या काम कर रहे हैं? टीचिंग फील्ड तो आप अभी तो फिलहाल ऐसे ही हैं, कुछ काम के घर पे ही हैं। और अब जो है वो सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है, 748 पोजीशंस जो है वो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग सपोर्ट के नाम से निकाली गई है, और इसमें भी ऐसा लग रहा है ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल ही है। सेम है, लेकिन मेन इसमें एक तो इन्हें एडिंग चेंज करती, हमें कंफ्यूजिंग करनी है। टाइटल चेंज कर दिया कि 10+2 लेक्चर की जगह जो है टीचर सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट कर दिया। एक दूसरा, जो भी टीचिंग लाइन्स में हो तो उसमें एकेडमिक अरेंजमेंट आता है, कहीं भी वार्डिंग देखो, कॉलेजेस की एडवर्टाइज देखो, वहाँ एकेडमिक अरेंजमेंट आता है, लेकिन वो भी उन्हें चेंज कर दिया, टेम्परेरी बेसिस रखा है। टेम्परेरी बेस रखती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को भी कुछ पूछा जाए, जो लोग आज से 10-10, 15-15 साल इन सर्विस रह के काम किए और फार फ्लॉन्ग एरियाज में काम किए, किस तरीके से 7,000 रुपया सैलरी मिलती थी। 7,000 में दिन में अगर घर में मदर बीमार है, फादर बीमार है, स्कूल नहीं जा सके, 233 रुपीज अकाउंट से डिडक्ट कर देते थे सैलरी से। अच्छा, जितनी आपके एब्सेंट्स होंगे, हाँ, वो डिडक्ट कर देते थे। फिर कहीं लेट 10 मिनट लेट पहुंचे, प्रिंसिपल नहीं अटेंडेंस कर दी, तब भी डिडक्ट हो जाती थी, हमारी लीव लग जाती थी। अपनी गाड़ी तो नहीं होती थी, गाड़ी पर जाना पड़ता था। मैंडर से सावजियां जाना पड़ता है, मैंडर से लोरन जाना पड़ता है, 3 दिन 4 दिन वहां ही रुकना पड़ता है। वो कैसे मेंटेन करना है, किसके घर रुकना है, क्या खाना है, कैसे गुजारा करना है, और 7,000 रुपया मेरे ख्याल में तो क्या है, कुछ नहीं है। मुझे बताएं फिर अब ये जो नई एडवर्टीजमेंट लगी है, पहले भी आपने कहा कि हर साल जो है दोबारा एडवर्टीजमेंट होती थी, दोबारा आपको एडजस्ट किया जाता था। अब जो ये नई एडवर्टीजमेंट लगी है, इसमें क्यों आपको एडजस्ट नहीं किया जा सकता? यही क्वेश्चन समझ नहीं आ रही है ना। नई एड इन्होंने 1 ईयर्स की निकाली है, लेकिन मे बी पास जब कंटिन्यू कोई लग जाता है तो उसको नई एड निकालने के बाद वहां से री स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा ऐड नहीं निकालते हैं। चलो, 1 साल तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि 9 अगस्त की 2023 को यह एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, और ये कहा गया है कि हायरिंग जो है वो 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगी। तो यानी कि 6-7 महीने का ही मैक्सिमम टाइम जो है वो मिल पाएगा जो भी पढ़ाने के लिए आएगा। इस टाइम वैकेंसीज इतनी पड़ी हुई है ना, स्कूलों की कंडीशन देखो, बहुत वैकेंसी पड़ी हुई है। लड़के आगे बाहर से, सर कहाँ पे हो, इधर आओ। अब अपने पास हो तो कहीं जाके आदमी बैठे, कोई ट्यूशन सेंटर खोले, कोई बच्चों को ट्यूशन दे, फिर अपने पास कुछ हो तो वहां जाके आदमी रुके। फ्री कोई तो रहने नहीं देगा, जरूर कोई रूम मिलेगा, चार्जेस देने पड़ेंगे, पर खुद अपने के लिए खर्चा नहीं है, तो वहां जाके कैसे आदमी किसी को गाइड करेगा, किस तरीके से उसको मोटिवेशन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम उनको ये कंफर्म जरूर करना चाहिए, जो 2019 को लोग लगे हुए थे, पहले से कंटिन्यू काम वर्किंग कर रहे थे, पहले उनका कुछ सोल्यूशन निकालना था। मुझे पता है, पहले भी जो लोग इस तरीके से रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे, उन्होंने भी अलग अलग तरीके अपनाए। एक तरीका अपनाया कि आपकी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उस समय की थी उनसे बात करें। अगर आप 2006 में लगे तो आपके जो है वो 7 साल पूरे हो गए 2013 में ही, कि 2013 में जो सरकार थी क्या आपने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? 2014 के बाद जो बीजेपी पीडीपी की सरकार आई उनसे क्या बात करने की कोशिश की? किसी को, मंत्री को, किसी एजुकेशन मंत्री को अप्रोच किया कि भाई बाकी सारे रेगुलराइज हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं? जब 2013 की आप बात कर रहे हो, जब 2013 में अच्छी तरह हमें याद है, मिनिस्टर कटूर लगातार जोरी पुंछ वाली लोकेशंस में, हम उनके पास बड़ी मुश्किल से अपने लोकेशन में से जो लोग अच्छे वेल क्वालिफाइड जिनकी डीलिंग थी उनके साथ अप्रोच करके हमने अपॉइंटमेंट ली उनके साथ। उनने हमसे डॉक्यूमेंट्स लेके हमें विश्वास दे दिया कि हम आपकी बात आगे करेंगे। जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार आई, इन्होंने हमें यहां से बैठाया, यहां से उतार दिया, बहुत मोटिवेशन किया इन्होंने, नहीं हम आपका काम करके छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करना क्या था, बस वही बुरा हाल। आधे से कम जैसे हमारा प्रेसिडेंट अरुण बख्शी, उसकी डेथ हो गई, और कितने लोग हैं, हम एक विनोद जी हैं, उनकी डेथ हो गई केमिस्ट्री के, उन्होंने 13-14 साल मेरे से सीनियर मोस्ट से 14 साल लगाए, उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ क्या है, ऐसे बेचारी अनएम्प्लॉयड, वो भी कंप्यूटर में 7 साल लगाए उन्होंने। ऐसे आश्वासन मिला रेगुलराइजेशन, टोटली कितने, काफी लोग बेचारे जिनकी डेथ हो गई है। उसके बाद कोर्ट का रास्ता क्या आपने अपनाया? कोर्ट का रास्ता इसलिए अपनाया कि जब प्रोविजनल एक्ट में इन रूल्स बताया हुआ है कि 7 ईयर्स के बिल कंटिन्यू एज बिल रेगुलाइजेशंस, वो उस हिसाब से हम कोर्ट में गए कि चलो हो सकता है मे बी पॉसिबल कोर्ट में कुछ न कुछ इसमें फर्स्ट बेंच
से निकले, अब सेकंड मैनेजर में गई है, लेकिन उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स ये आती है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है इस चीज को। जब पहले हम गवर्नमेंट के पास प्रोविजनल एक्ट लॉ लेके गए, कहने कि ये फेक ऑर्डर्स है, फिर हमने बड़ी अप्रोच करके हमने दोबारा ऑर्डर निकाला, वहां से निकले ऑर्डर, तो ऑर्डर में बिल्कुल डेट शीट्स ऑर्डर नंबर ओके, फिर उन्होंने कहा नहीं ये ऑर्डर ओरिजिनल है, क्योंकि उस टाइम टाइपिंग के जरिए था ऑर्डर, जैसे आज ऑनलाइन निकलता, उस टाइम ऑनलाइन तो नहीं निकलता था, उस टाइम टाइपिंग करके ऑर्डर निकलता था बाहर। तो जब हमने ये अप्रोच की तो तब जाके बात बने कि नहीं हम आपकी बात पे, जब ये एडवाइजर वगैरह बने, खुर्शीद गंडेई बने, फारूक खान, इनसे हमने बात की, इन्होंने कहा हम आपके डिस्कस कर रहे हैं, बस यही कर, जिसके पास जो वो ऐसा मोटिवेशन करता था कि बंदे को फील ही नहीं होने देता था कि आपका काम ना हो, मसलन सेटिस्फाई होकर बंदा बाहर आता था। जब इनके पास जाओ पानी चाय ये वो बड़ा बहुत अच्छे तरीके से बातें करते थे, लेकिन जब 2-4 दिन के बाद इनको कोई पूछो सवाल तो यार ये होगा, ऐसे हो गया, ये ऐसे, आप एकेडमी हैं, आप कंट्रेक्चुअल नहीं है, मसलन अजीब से क्वेश्चन करने लग जाते थे, फिर आदमी खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता था, यार किससे बात करें। आज हमारा इसलिए आपके सामने आने का मुद्दा है कि भाई कम से कम हम लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म तो करना था कि भाई आप लोगों का क्या होगा। दूसरा ये कि ये जो नई एडवर्टीजमेंट आई है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और जो मेरिट के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, क्या दोनों में आप फॉल नहीं करते? दोनों में नहीं फॉल कर रहे हैं। सबसे पहले एज नहीं है हमारी, आज 43 या 44 एज है, कहाँ फॉल करूंगा। दूसरे हमारे अगर 13 साल में 13 साल के 10-12 मार्क्स बनते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए, वो कंसिडर भी नहीं है। मैन तो प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे MA BEd लोग हैं, अब जो हमारे में बीच गैप कितना हो गया है, इसमें हमारे से जो पीछे वाले स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं, आज वो कोई नेट है, कोई GRF है, कोई PhD करके आया हुआ है, तो हमें कहाँ प्रेफरेंस मिलेगा? सबसे पहले तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। और दूसरी परेशानी है कि अभी भी ये जो एडवर्टीजमेंट जिस तरीके से निकाली जा रही है पोस्ट के लिए, आपको लगता है कि अब अगर यंगस्टर्स भी इसी टेम्परेरी अरेंजमेंट पे मान लो हायर हो जाता है तो उनके साथ भी वही हशर होगा जो आपके साथ हुआ कि 1 साल कंटिन्यू करेंगे, फिर रिन्यू करेंगे, फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर जब सरकार का मन करेगा कहेगा जाओ घर बैठो। सबसे बड़ी बात जो यंगर स्टार्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं जाओ घूमने के लिए जेब में 10 रुपये नहीं होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। यंग स्टार्स घर की फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान है, नेट PhD की हुई है, GRF किया हुआ है, वो यही कहते हैं यार कहीं से थोड़ा बहुत अपना, चलो घर से ना पैसे ले, अपना तो जेब खर्चा निकले यार, वो ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज जो सही घर से अच्छी रॉयल फैमिली का लड़का है जो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो कहेगा यार इतने लोग बेचारे पहले दर हो गए हैं, मैं क्यों ज्वाइन करूंगा। लेकिन वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं घर की कंडीशन के हिसाब से जो लोग मजबूर है वो ज्वाइन करेंगे बेचारे। और आप एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कि उनका भी 10 साल के बाद, 13 साल के बाद, 12 साल के बाद यही हाल हो सकता है। यही हाल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साफ तौर पर कि जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट की ओर आप जब सरकारी मुलाजिमों की ओर नजर डालते हैं, एक तरफ तो ये देखने को मिलता है कि जितनी पॉपुलेशन है J&K की उसके हिसाब से बहुत ज्यादा सरकारी मुलाजिम है, लेकिन उसके बावजूद भी टीचर्स की कमी स्कूल्स में, डॉक्टर्स की कमी हॉस्पिटल्स में, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपको कमी जो है वो देखने को मिलती है प्रॉपर स्टाफ की, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स की। और दूसरी परेशानी ये कि जिस समय टेम्परेरी बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, रहबरे तालीम के तौर पर अलग अलग तरीके से लोगों को लगाया जा रहा था, सरकारी मुलाजिमत दी जा रही थी, उस समय क्या सरकारें ये नहीं सोच रही थी कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इनका क्या हाल होगा अगर इन्हें रेगुलराइज नहीं किया जाता है? तो एक कहानी आपके सामने है कि 13-14 साल जो है वो सर्विस कर लेने के बाद आज 43 साल की उम्र में जो है एक व्यक्ति को नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ रहा है कि अब हम कहाँ जाएं, जबकि जिस समय नौकरी लगती है उस समय जो है J&K में खासतौर पर माइंडसेट यही होता था कि कॉन्ट्रैक्चुअल आप लग जाओ, कभी ना कभी तो आपको रेगुलराइज कर ही दिया जाएगा। अब दोबारा से एक एडवर्टीजमेंट जारी की गई है 748 पोस्ट के लिए। ये पोस्ट भी जो है मैं आपको बता दूं कि क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचर सपोर्ट के नाम से एडवर्टीजमेंट आई है, जिसमें बॉटनी की, केमिस्ट्री की, कॉमर्स की, एजुकेशन की, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, डोगरी, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है जिन्हें एडवर्टाइज किया गया है। और 20 तारीख जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। लेकिन इसमें भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ेंगे इस एडवर्टीजमेंट में, पहली टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि 31 मार्च 2024 तक टेन्योर होगा इस टेम्परेरी हायरिंग का।
यानी कि अगस्त के महीने में एडवर्टीजमेंट निकल रही है, मान लीजिए रिक्रूटमेंट कंप्लीट होते होते सितंबर आ जाएगा, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का समय आपको मिलेगा नौकरी करने के लिए। और हायरिंग को लेकर भी वही कि 25,000 रुपए जो है वो मंथली रेम्यूनरेशन होगी, और कैंडिडेट जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा हुआ है उसमें पीजी के 80 पॉइंट्स, एमफिल के 5 पॉइंट्स, पीएचडी नेट सेट के मैक्सिमम 10 पॉइंट्स, पब्लिकेशन के 5 पॉइंट्स, टीचिंग एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं किया गया, अन्य किसी क्वालिफिकेशन को कंसिडर नहीं किया गया। इसी के बेसिस पर जो है वो हायर किया जाएगा लोगों को 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से फिलहाल 6 महीने के लिए। और उसके बाद इनका यही कहना है कि ऐसा ना हो, आज युवा जो मजबूर है, जिन घरों में बच्चे परेशान हैं, क्वालिफाइड होने के बावजूद भी नौकरी ना होने की वजह से परेशान है, वो आज अप्लाई तो करेंगे, जिस समय नौकरी करने लग जाएंगे उस समय उन्हें समय नहीं मिलेगा कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके या वो किसी और तरीके से परमानेंट पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर सके। और उसके बाद हाल जो है वो हमारी तरह ना हो जाए कि 10 साल सर्विस करने के बाद, 13 साल सर्विस करने के बाद अचानक से सरकार ये कहे कि अब आप घर बैठे।